टेस्ट में उसने जो बादशाह का बेटा था उसको कहा कि तुम ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये जब सोया होगा इसके गले से वो हार उतार के लाना है, वो उठना नहीं चाहिए, उसको पता नहीं लगना चाहिए, बड़े तरीके से काम करना है। इसी तरह अगर बारिश किसी परिंदे पे नहीं गिरती तो ये बारिश की गलती नहीं है। इसी तरह हमें अपनी जिंदगी में जो लक है, जो भी हमारे फेवर में चीजें हैं या नहीं फेवर में, उसको कबूल करना चाहिए। इसमें हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। और वो कहता है कि गुस्से से बड़ी कोई आग नहीं है। और वो कहता है कि जो आपका नॉलेज, सेल्फ नॉलेज है ना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, इससे बड़ा कोई आपके लिए फायदे की चीज नहीं हो सकती। मैंने बताया था ना शुरू में कि वो नॉलेज के बारे में, यानी ज्ञान के बारे में चाणक्य नीति के यहाँ बहुत बड़ी अहमियत और इंपॉर्टेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एनजीवी। अमेरिका में बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं, राइटर्स हुए हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हुए हैं। उन्होंने इसी वजह से अमेरिका वहाँ से कहाँ से कहाँ पहुँचा। अगर हम बात करें बरसगीर पाको हिंद की, तो यहाँ भी पहले बहुत ज़बरदस्त लोग थे जिन्होंने बहुत अरसा हुकूमतें की, और उनकी 400 साल 500 साल गुजरने के बाद वजूद आज भी उनकी जहानत की जो है उससे लोग जो है फ़ायदा उठाते हैं, और उनका जो थिंकिंग पैटर्न था उसको लोग आइडलाइज करते हैं, और उससे बहुत कुछ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। ऐसा ही नाम एक चाणक्य का है। चाणक्य बुनियादी तौर पे एक पढ़ा लिखा, इल्म और नॉलेज को और स्किल्स को पसंद करने वाला इंसान था, कि जो कि एक डिफरेंट अप्रोच और सोच का मालिक था। वाकया इस तरह से है कि एक निंदा अंपायर हुआ करती थी, वहाँ पे एक प्रोग्राम था, और जहाँ पे चाणक्य भी वहाँ गया हुआ था। चाणक्य अगली नशिस्त पे कहीं जाके बैठ गया, और बादशाह को ये बात बुरी लगी। बादशाह ने उसको बड़ी महफिल में डांटा, बुरा भला कहा। चाणक्य यहाँ पे एक वो चुटिया सी बनाता था। उसी वक्त चाणक्य ने वो चुटिया खोली, बाल खोल दिए, और उसने कहा कि जब तक कि मैं इस एम्परर को हटा नहीं लूँगा, मैं अपनी चुटिया नहीं बनाऊँगा। और इसके बाद चाणक्य वहाँ से निकल के जंगल में चला गया। जंगल में जाके उसने अपनी स्किल से ऐसा काम किया जो कि हैरानकुन था। वो ये किया कि जो सोने का सिक्का था, दरअसल उसको उसने एक सिक्के को 8 सिक्कों में कन्वर्ट कर देता था। ऐसा उसने इल्म सीख लिया, ऐसे एक्सपेरिमेंट करके। तो इस तरह वो एक सिक्के को 8 सिक्कों में कन्वर्ट कर लेता था। तो उसने 800 मिलियन सिक्के न सिर्फ तैयार किए, उसके बाद उन सिक्कों को जंगल में छुपा दिया, और उसके बाद वापस जो है वो शहर की तरफ आ गया। यहाँ उसने ये काम किया कि जो निंदा, ये एम्पायर थी, ये जो बादशाह था, उसके बेटे को तैयार किया। उसे कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम हुक्मरान बन जाओ, क्या तुम चाहते हो? उसके बेटे ने कहा मैं चाहता हूँ, क्योंकि पुराने वक्तों में जो बादशाह जो होता था उसकी औलाद भी जो है वो चाहती थी कि ये जाए तो मैं बैठूं, क्योंकि पावर इतनी ज़्यादा थी। हमारे यहाँ भी इसलिए एक बादशाह जाता है तो दूसरा आके संभाल लेता है, क्योंकि ताकत का नशा ही बहुत ज़्यादा है। एक ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है, वो सुपरमैन बन जाता है, जबकि उसको ताकत के मंबे के ऊपर बैठा दिया जाता है। तो यही बादशाही निज़ाम था। तो उसके बेटे ने कहा कि मैं बादशाह बनने के लिए तैयार हूँ। अब साथ ही साथ जो चाणक्य है किसी और की तलाश में भी था। एक जगह वो गया, वो दूसरी रियासत में गया, तो वहाँ उसने देखा कि कुछ लड़के खेल रहे हैं। उसमें से एक लड़का जो है वो इस तरह खेल रहा है कि वो उनको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लीड कर रहा है, उनको कमांड कर रहा है, उनको बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहा है। तो चाणक्य को वो लड़का पसंद आया। चाणक्य ने उसे पूछा उसके बारे में। तो जब मजीद उसने उस बारे में इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो जो मौर्य सल्तनत थी वो उसका चश्मो चिराग था, और उसके बाद उसके वालिद जो बादशाह था उसको रियासत, ये जो निंदा एम्पायर है, इन्होंने मार दिया था और उसको अपनी रियासत से बाहर निकाल दिया था। तो जब उसको ये पता लगा कि भाई ये तो वाकई बादशाह का बेटा है और ये नस्ली बादशाह है, तो उसने उसको भी मार कर लिया। अब उसके पास 2 कैंडिडेट थे निंदा अंपायर की जगह नया बादशाह लाने के लिए, और वो लड़के थे। अब यहाँ पे एक और दिलचस्प काम चाणक्य ने किया। उसने उन दोनों लड़कों को अलग अलग दिया कि हार सा पहन लें, और उन्होंने हार पहन लिया। अब क्योंकि या तो निंदा जो एम्पायर का था, उसका जो बादशाह था, उसके बेटे ने बनना था सरबरा बादशाह, तो या जो लड़का था, दरअसल वो लड़का चंद्रगुप्त मौर्य था, तो वो मौर्य सल्तनत का जो चश्मो चिराग था उसने बनना था।
अब चाणक्य ने इनको टेस्ट करने के लिए कि कौन फिजिबल है इस चीज़ के लिए, तो उनका टेस्ट किया। टेस्ट में उसने जो बादशाह का बेटा था उसको कहा कि तुम ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये जब सोया होगा इसके गले से वो हार उतार के लाना है, वो उठना नहीं चाहिए, उसको पता नहीं लगना चाहिए, बड़े तरीके से काम करना है। वो कई दफ़ा गया, वो नहीं उतार सका हार, नाकाम हुआ। हज़ारों दफ़ा कहते हैं गया, वो नाकाम हुआ। अब की बार दूसरे जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसको चाणक्य ने टास्क दिया कि आपने ये वाला हार उतारना है इस जो बादशाह का बेटा इसके गले से। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहली दफ़ा ही गया, उसके साथ तलवार थी, उसने जाके उसकी गर्दन उड़ाई, हार दे के आ गया, चाणक्य को दे दिया। अब चाणक्य की जो सिलेक्शन थी वो करेक्ट हो गई, क्योंकि ये जो बादशाह थे, ये जो हुक्मरानी के नशे में थे, ये सफाकियत में मबनी भी सिस्टम होता है। लेकिन ये कहानी की तरह है, आप इसमें से अच्छी चीज़ें अपने लिए पिक कर सकते हैं और जो अनएथिकल चीज़ें हैं, क्योंकि चाणक्य कई जगहों पे अनएथिकल चीज़ों को भी प्रमोट करता है, और वो क्योंकि रियासत के मामलात के अंदर वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसके बाद जब उसने चंद्रगुप्त मौर्य जो एक यंग लड़का था उसके ऊपर काम किया, उसे सल्तनत अमूर चलाने के लिए ट्रेन किया, उसे शाही जो रस्म व रवाज थे वो सिखाए, उसको उठने बैठने का तरीका सिखाया, और उसके बाद एक वो जो फिर ये जंगल में गया चाणक्य, और वहाँ से जो 800 मिलियन सिक्के थे वो लेकर के आया, और उन सिक्कों से एक सपा यानी एक फौज तैयार की गई, लोगों को हायर किया गया। जब एक बहुत बड़ी फौज बन गई तो फिर निंदा जो अंपायर थी उसके ऊपर हमला करके तो उसका तख्ता उलटा गया, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य बादशाह बना, जो कि बाद में बहुत बड़ा हुक्मरान साबित हुआ, और उसका फिर वजीर आजम बना चाणक्य, और वो फिर अपनी मौत तक वो उसका वजीर आजम रहा। तो जो चाणक्य है इसने बुनियादी पे 2 किताबें लिखी हैं। एक तो अर्थशास्त्र किताब है जो कि बताती है कि रियासत के अमूर किस तरह चलाने हैं, महकमा माल किस तरह से चलेगा, अमूर सल्तनत कैसे चलेंगे, अवाम के साथ किस तरह से डील किया जाना चाहिए, जो कि वो कहता है कि वही अक्लमंद हुक्मरान है जो अवाम की गुड बुक्स में आ जाए या अवाम के लिए जो को बेनिफिट्स कर सके। जो ये नहीं करेगा वो मारा जाएगा। ये चाणक्य बताता है अपनी विजडम से, क्योंकि उसको बरसगीर पाको हिंद का सबसे बड़ा थिंकर कहा जाता है। और दूसरी किताब उसकी जो है वो है चाणक्य नीति। तो चाणक्य नीति जो है वो बेसिकली इंफरादी सतह के ऊपर आपको सीखने के लिए बहुत ज़बरदस्त मौका देती है। आज की वीडियो में इस बारे में बात करते हैं कि इस किताब के अंदर क्या क्या कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। चैप्टर 1 में चाणक्य नीति के अंदर चाणक्य लिखता है कि इंडिविजुअल की बात करते हुए वो कहता है कि बातों में मिठास होनी चाहिए, खुलूस होना चाहिए, लोगों के साथ रहमदिलाना रवैया होना चाहिए, आपके रवैये में सच्चाई होनी चाहिए, असातिज़ा मेंटोर के बारे में आपके दिल के अंदर इज्जत और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और फिर वो कहता है कि सब खूबियां जो है वो अनजानिब अल्लाह ताला हैं। और जिस तरह से कि आप सोचिए कि फ्रूट्स के अंदर जो रस है, जायका है, वो अल्लाह की तरफ से है, लकड़ी के अंदर आग जो है वो अल्लाह की तरफ से है, और इसी तरह जो गन्ना है उसके अंदर गुड़ जो है वो अल्लाह की तरफ से है। इसी तरह इंसान के अंदर जो खुदा है वो मौजूद है, यानी इंसान के जो रुझानात हैं, ख्यालात हैं, सोचें हैं, इसके अंदर बुनियादी तौर पर खुदा होता है। तो हमें अपने अल्लाह को उस यानी अपने जो भी हमारा यकीन है उसको अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से हमें अपने ज़िंदगी में लाना चाहिए, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। फिर वो रिजल्ट ऑफ एक्शन की बात करता है चाणक्य नीति के अंदर। वो कहता है कि जिस तरह से हज़ारों गाँवों के गायें हों और उसमें जिस गाय का जो बछड़ा है वो अपनी माँ को तलाश कर लेता है, इसी तरह आपका जो अच्छा अमल है वो आपको तलाश कर लेता है। लिहाजा आप इस बात को पक्का सोच लीजिए, ज़िंदगी के अंदर अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। फिर लक के बारे में चाणक्य कहता है कि अगर किसी दरख्त के ऊपर यानी कांटे ही लगते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि कोई जो सिस्टम है अल्लाह ताला का उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, वो दरख्त का जो बीज है या जो उसकी नस्ल है उसी वजह से ऐसा है। इसी तरह अगर उल्लू को जो है ना वो सूरज के होते हुए नजर नहीं आता तो कसूर सूरज का नहीं है, उल्लू का है। इसी तरह अगर बारिश किसी परिंदे पे नहीं गिरती तो ये बारिश की गलती नहीं है। इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी में जो लक है, जो भी हमारे फेवर में चीज़ें हैं या नहीं फेवर में, उसको कबूल करना चाहिए, इसमें हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। फिर वो सेल्फ नॉलेज की बात करता है, तो वो कहता है कि इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं कि इंसान सेक्सुअल जो है ना वो डिज़ायर के अंदर मुब्तला रहे। और वो कहता है कि गुस्से से बड़ी कोई आग नहीं है,
और वो कहता है कि जो आपका नॉलेज, सेल्फ नॉलेज है ना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, इससे बड़ा कोई आपके लिए फायदे की चीज़ नहीं हो सकती। मैंने बताया था ना शुरू में कि वो नॉलेज को के बारे में, यानी ज्ञान के बारे में चाणक्य नीति के यहाँ बहुत बड़ी अहमियत और इम्पोर्टेंस है। फिर ट्रुथ की बात करते हुए चाणक्य कहता है कि ये दुनिया, कायनात चल ही सच की वजह से रही है। सच की वजह से ये कारखानाएं दुनिया चल रही है। सच को अहमियत दें, सच की इम्पोर्टेंस है, सच की कीमत बहुत भारी है, और सच की जो आपकी जो सच की जुर्रत है वो आपको बहुत कुछ रिवार्ड वापस देगी। फिर डेस्टिनी के बारे में कहता है कि जो किसी की तकदीर में लिखी हुई है चीज़ वो उसको मिल के रहेगी, और इसके ऊपर इसको कबूल करना चाहिए, और जो किसी को मिला है उसके नसीब का मिला हुआ है, और हमें अपने नसीब पे और दूसरों के नसीब पे राजी रहना चाहिए। फिर कहता है कि अगर आप दुनिया पे, इफ़ यू वांट टू कंट्रोल द वर्ल्ड, अगर आप दुनिया पे कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप बुरा बोलने से पहले रुक जाएं, सोचें, बुरा ना बोलें, मीठा बोलें, दुनिया पे कंट्रोल हासिल कर लेंगे। फिर रियल हैप्पीनेस की बात करते हुए चाणक्य कहता है कि गुस्सा मौत है। जिंदगी के अंदर जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो एक बहुत बड़ा जहन्नम का दरिया है। नॉलेज बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। सेटिस्फैक्शन की फीलिंग दरअसल जन्नत का रास्ता है। इससे बड़ी कोई रियाजत नहीं जो रियाजत सुकून हासिल करने के लिए की जाए। अमन कायम करने के लिए की जाने वाली कफ़ायतशारी से बढ़ के कोई सादगी नहीं है। सेटिस्फैक्शन के साथ जीने से बढ़कर कोई खुशी नहीं है। लालच से बढ़कर कोई बीमारी नहीं है। दूसरों पर मेहरबान होने से बढ़कर कोई मजहब नहीं है। डोनेशन के बारे में कहता है कि पैसे की डोनेशन करनी चाहिए। इसके बगैर डोनेशन किए जमा करना बहुत बुरा है। वो लस्ट है, वो लालच है जो कि ख़तरनाक तबाह है। तमाम तोहफे, डोनेशन दूसरों के लिए ख्याल कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो भी एक डिज़र्विंग आदमी को दिया जाता है वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है। फिर सेटिस्फेक्शन की बात करता है कि आपको हमेशा उन चीज़ों से मुतमईन रहना चाहिए, अपनी बीवी से, अपने खाने से, अपने पैसों से, अपनी पढ़ाई से, अपनी इबादत से, और सही इंसान को दी गई डोनेशन से आपको मुतमईन रहना चाहिए। इस तरह आगे जाके लिखता है कि समाज के बारे में अगर बात करते हुए लिखता है कि माँ दरअसल सुप्रीम खुदा है। कोई भी तोहफा खाने और पानी से बेहतर तोहफा नहीं है। कोई भी तारीख चांद की 12वीं तारीख से बेहतर नहीं है। अच्छा, फिर फादर इज ए गाइड। एक समझदार वालिद को अपने बेटे को अलग अलग तरह से एजुकेट करना चाहिए ताकि वो अच्छे मैनर्स सीख सके, अच्छे किरदार डेवलप कर सके, अच्छा इल्म हासिल कर सके, क्योंकि अच्छा बेटा बाप का नाम रोशन करता है। बच्चे को 5 साल का होने तक प्यार से बड़ा करें, फिर अगले 10 साल तक उसे सख्ती से डांटें। जब वो 16 साल का हो जाए तो उसके साथ अपने दोस्त जैसा रवैया अख्तियार करना शुरू करें। फिर आगे लिखता है कि जी बेटे के बारे में, अच्छे बेटे की खासियत एक समझदार, तालीम याफ्ता, कैपेबल ख़ानदान का नाम रोशन करने वाला काफ़ी है। जैसे अकेला चांद रात को उजाले से सजाने के लिए काफ़ी है। ज़्यादा बेटों की वजह से खौफजदा और परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं। एक समझदार बेटा ही काफ़ी है जो पूरे ख़ानदान को सपोर्ट कर सके। एक टैलेंटेड बेटा 100 नालायक और वर्थलेस बेटों से बेहतर है। जैसे चांद अंधेरे को ख़त्म करने के लिए इतना कैपेबल है जिसको हज़ारों तारे भी नहीं उस अंधेरे को मिटा सकते। ये किताब पढ़ने से तलब रखती है। इसके बाद आगे वाइफ के बारे में बताया है, वुमेन्स के बारे में बताया है, पेरेंट्स के बारे में, म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में, घर के बारे में, स्कॉलर्स, गुरु, रियल ब्यूटी, रियल फ्रेंड, प्लेजर एंड हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, हर चीज़ के ऊपर बड़ा क्रंच और मुख्तसरन जो है ना वैसा बयान किया है कि वो आपकी जो है ना वो बिल्कुल आई ओपनर है। ये अल्फाज तालिब इल्म के हवाले से बताया है। फिर गॉड कंपनी के बारे में, बैड पर्सन, ईवल, इन्वेस्टिगेट किस तरह करना ये बताया है, जांच पड़ताल, यानी हर चीज़ के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त इस किताब में बताया गया। चाणक्य नीति का जो मुझे क्रंच जो समझ आई है वो ये है कि हर चीज़ के बारे में आपकी फ़िलासफ़ी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, सो दैट कि ज़िंदगी में आप जान सकें कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और कैसे होना है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, और जो ज़माने की जो बीच की जो बातें हैं वो सीखने के लिए ये किताब इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।